नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। पहले बधाई उन लोगों को जिन भाइयों ने कुछ किया है और उनके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं। निराश लोगों के लिए सहानुभूति। आज लेके आए हैं आपके लिए कामयाबी के कुछ नियम जो मोस्टली 8 प्रकार के हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो डेफिनेटली आप माल बना सकेंगे, कोई आपको पागल नहीं बना सकेगा। नियम नंबर 1 में है पदार्थ की प्रकृति कैसी है, किस रंग का है, क्या काम करता है, किस चीज़ पे काम करता है। आपको इसकी प्रकृति समझनी पड़ेगी, तभी ये जाके आपको आगे समझ आएगी कि इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। जब तक आप पदार्थ की प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे तब तक उस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगा और आप उस चीज़ से कोई चीज़ को परिवर्तन नहीं कर सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ जो है कि हमारा जो मोस्टली पदार्थ है वह है पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो लिक्विड में रहता है। उसको ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में हम परिवर्तित कर सकते हैं। पारा जब ठोस रूप में आता है तो वो किसी न किसी मेटल का रूप ले लेता है, या तो वो चांदी का रूप लेगा या फिर स्वर्ण का लेगा। जैसा उसके धातु में जो संपर्क में पहला जो संपर्क आएगा वो उसी की प्रकृति बना लेता है। तो जाहिर सी बात है कि आप पदार्थ की प्रकृति के बारे में समझ ही गए होंगे। दूसरी बात है पदार्थ की स्थिरता। पदार्थ किस तरह स्थिर होता है ये हमको जानकारी होना चाहिए, और इसकी जो जानकारी है पदार्थ की स्थिरता की वो हमें उसके गलनांक व क्वथनांक से प्राप्त होती है। जब हम देखते हैं कि किसी का गलनांक कम है या वो कम टेम्परेचर पे पिघल जाती है, मतलब उसका गलनांक कम है, और क्वथनांक मतलब होता है उस चीज़ का उबलना और भाप बन के उड़ जाना। उसी प्रकार आप पदार्थ की स्थिरता का पता लगा सकते हैं। उसको हल्का सा टेम्परेचर देखें कि उसकी प्रकृति किस तरह से बदलती है। जब हम यह चीज़ समझ जाते हैं कि पदार्थ की स्थिरता, उसका गलनांक क्या है, उसका क्वथनांक क्या है, तो हमें धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आने लगती है। जैसे सोने का गलनांक जो रहता है वो 1100-1200 डिग्री के आसपास रहता है, 1200 से कम ही रहता है, ठीक है। चांदी का 900 से 1000 के बीच में रहता है। उसी प्रकार गंधक 200, 250, 300 पे पिघलने लगती है, उसके बाद उड़ने लग जाती है, जल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार हड़ताल का है। तो आपको पदार्थ की स्थिरता भी समझनी पड़ेगी, उसके बाद उसका गलनांक क्वथनांक जो है, गलनांक उसका कैसे कम करना है, कैसे बढ़ाना है, ये चीज़ आपको जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। साइंस पढ़ेंगे आप थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाएगा। ये तीनों चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारा चौथा पॉइंट है पदार्थ की शुद्धता। पदार्थ आप जितना ज़्यादा शुद्ध लेंगे रिजल्ट उतने ही बेहतरीन आएंगे, क्योंकि अधिकतर क्या होता है फार्मूला बताने वाले तो बता देते हैं, पदार्थ की क्वालिटी नहीं बता पाते हैं वो। इसी वजह से आपके जो रिज़ल्ट हैं वो सही नहीं आ पाते, और फिर आप बोलते हो कि प्रैक्टिकल गलत है। प्रैक्टिकल कभी भी गलत नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको बताएगा उसको भी किसी और ने बताया होगा, और जिसको किसी और ने बताया होगा उसको भी किसी और ने बताया होगा, और बताया तब होगा जब प्रैक्टिकल पूर्ण रूपेण सही करके उसका जो रिजल्ट है वो 100% दे चुका होगा। तो इसीलिए किसी भी प्रैक्टिकल पे आप शंका ना करें। सबसे अच्छी बात यह कि आप पदार्थ की शुद्धता पे ध्यान दें। जितना ज़्यादा पदार्थ आपका क्वालिटी वाला होगा उतना ही रिजल्ट आपको क्वालिटी में मिलेगा। पदार्थ अगर आपका शुद्ध है तो माल बनने के जो चांस हैं वो 99% रहते हैं। 5वां जो नियम हमारा आ जाता है वो कारक की पहचान। अब हम माल बनाने लग जाते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं, लेकिन हमको उसके कारक की
जानकारी नहीं होती। उदाहरण के तौर पे एक हड़ताल का प्रैक्टिकल है जिसमें कारक रहता है एल्यूमिनियम की सलाख और उसके साथ नौसदर का तेल। बहुत सारे लोगों ने बनाया उसको, एक बार बनाया उसके बाद दोबारा नहीं बना, उनसे कभी नहीं बना। उसका कारण यही है कि उन लोगों को कारक की पहचान नहीं थी कि उसमें एल्यूमिनियम की जो सलाख पे हम लगाते हैं उसको फेरते हैं तो उससे जो हमारा जो रिएक्टर है वो क्रिया करके और आगे उसको कन्वर्ट कर देता है। लेकिन उन लोगों की गलती यही है कि वो कारक की ठीक से पहचान नहीं कर पाए और उन्होंने बोला कि एक बार माल बना, दूसरी बार नहीं बना। तो दूसरी बार इसीलिए नहीं बना कि उसमें कारक का सही से प्रयोग नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात है कि कारक वह चीज़ होती है जो कि क्रिया के साथ किसी भी पदार्थ को परिवर्तन करने के लिए जो सहायक जो चीज़ होती है। जैसे नौसादर ले लीजिए, कलमी सोरा ले लीजिए, सुहागा ले लीजिए, कांच का पाउडर ले लीजिए, ठीक है। बहुत सारे एसिड जो रहते हैं वो भी कारक का काम करते हैं। तो आपको ये पहचान भी करना ज़रूरी है कि कारक जो है वह कौन सा किस चीज़ में काम करेगा और कारक के साथ कौन सा मेटल जो है आप अगर उस पर कोशिश करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी बदलेगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे जो प्रैक्टिकल हैं वो चांदी पे ही काम करें, ना ही ज़रूरी है कि वो सब तांबे पे लागू हों। आपने कोई भस्म बनाई है, आपने उस पर तांबा मारा, माल नहीं बना, तो आप उस पर चांदी डाल के देख लीजिए, चांदी पे हो सकता है आपका माल बन जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें कारक की, अगर कारक की हमको पहचान हो जाती है तो हम जल्दी सफल होंगे। उसके बाद कारक का जो है एक और नियम है, वो ये है कि कारक किस स्थिति में क्या काम करता है। अब जो कारक हमने ले लिए हैं वो किस स्थिति में काम करेंगे, हो सकता है ठोस में काम करे, हो सकता है द्रव में काम करे, हो सकता है गैस में काम करे। ज़रूरी नहीं कि आपने द्रव कारक लिया है तो वो काम करेगा ही, हो सकता है उसकी जगह वही पदार्थ ठोस अवस्था में काम करता हो। क्योंकि हमारे जो एक भाई है उन्होंने माल बनाया, उसमें जो कारक था वो लिक्विड था, उन्होंने लिक्विड से करा था। और उसमें लिक्विड की जो स्थिति थी वो उस चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मेरे से पूछा था कि इसमें क्या कमी रह गई, तो मैंने बोला उनको कि इसमें लिक्विड की जगह आप ठोस लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड ही काम करेगा, लिक्विड की जगह ठोस भी काम करता है। हो सकता है लिक्विड और ठोस दोनों काम ना करके उसकी जगह पे गैस काम करे। तो कारक की पहचान होना चाहिए आपको, साथ में यह भी याद होना चाहिए कि वो किस स्थिति में क्या काम करेगा। उसके बाद आ जाता है शोधन। हम सब ने लास्ट मोमेंट पे देखा है कि किसी का काला बन रहा है, किसी का सफ़ेद बन रहा है, किसी का पीला बन रहा है। बन सबका रहा है, माल सबके हाथ में आ रहा है, लेकिन शोधन ना होने की वजह से हम उसको पहचान नहीं पाते। मान लो हमने चांदी बनाई, ठीक है, कुछ देर के लिए अगर हमने चांदी बना ली है और उसको चरख देने में अगर वो उड़ गई, तो हम ये थोड़ी कह सकते कि चांदी नहीं बनी, फार्मूला गलत है। चांदी तो बन गई, लेकिन आप उसका शोधन नहीं कर पाए। अगर शोधन नहीं कर पाएंगे तो पूरा प्रैक्टिकल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब चीज़ों का शोधन कैसे करते हैं? अगर हम गोल्ड का जो शोधन कर रहे हैं तो उसको सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक बार एग्जाम में आप हल करिए। एक बार एग्जाम में हल करने के बाद आप उसको सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डालकर उसकी जो भस्म प्राप्त होती है उसको चरख दे दीजिए, आपका माल तैयार मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो है कि शोधन में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लोग बहुत सारे माल बना लेते हैं, आखिरी एंड में पहुँच जाते हैं, उनको फिर चरख देखे वो बैठे रहते हैं कि करना क्या है, सूझ नहीं पड़ रही है। तो जब हम उसका शोधन करना ही नहीं आता हमको, तो हमारा जो प्रैक्टिकल करना है वो पूरा बेकार हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो शोधन ही है। लास्ट एंड में हमको शोधन करना ही होता है, चाहे हम वो किसी भी विधि से करें।
ज़रूरी नहीं है कि आपने नाइट्रिक डाल लिया और नाइट्रिक में माल बैठ गया तो आपका गोल्ड होगा, तांबा भी बैठ जाएगा। पता चला आप यहाँ से निकाल के ले गए, नाइट्रिक करके चरक दे के पीला कलर भी आया, नाइट्रिक में भी बैठ गया, वहाँ जाके पता चला कि वो तांबा है। तो उससे अच्छा आप जो वस्तु स्थिति है उसको पूरा समझिए, समझने के बाद उसका जो शोधन है वो पूरा कंप्लीट कीजिए। एक बार एग्जाम हल होने के बाद जो चीज़ निकलती है वो आपका 100% 24 कैरेट ही होगा। दूसरी बात, लास्ट एंड जो हमारा जो नियम है वो चरक देना है। चरक देने में हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि या तो हम उसको ठीक से नहीं दे पाते या ज़्यादा टाइम तक नहीं देते हैं। चरक अच्छा कम से कम 5 या 10 मिनट का होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कीमिया में चरक देना ही होता है। जिस चीज़ को चरक देना नहीं है उसको भी हम चरक दे देते हैं। मान लो कोई भस्म नहीं, अगर उसको तरह करना है, तरह करना मतलब चुटकी चुटकी गर्म करके डालना है, तो उसकी जगह हम उसको पिघला के डालते हैं। भाई वो काम नहीं होगा आपका। काम इसलिए नहीं होगा कि वो भस्म जो है हमने जो बनाई है, जो अक्सीर हमने बनाई है, वो पिघले हुए पे डालने के लिए नहीं होती है। वो गर्म करके जो रहता है लाल करके उस पर डालने की होती है। उस जब वो उस पर चला जाए या उसमें समा जाए फिर उसको चरक दिया जाता है। आप उसको डायरेक्ट चरक दे के अगर वो अक्सीर मारोगे तो जो चीज़ अक्सीर 1 या 2 दिन में बन जाती है, उसका नियम यही है कि आप उसको तरा करके फिर चरक दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका काम जल्दी सफल होगा। तो बस यही बात थी। आप लोग जो बार बार चीज़ें पूछते हैं कि जैसे मैंने एक रस सिंदूर का डाला था कि आप रेडीमेड ले सकते हैं, तो रेडीमेड का मतलब ये कि बना बनाया ले सकते हैं आप, जो रस सिंदूर ही हो। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं किसी कंपनी का नाम बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं किसी कंपनी के फेवर में नहीं रहता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जिस चीज़ पे आपको भरोसा हो कि ये इतनी शुद्ध होगी इस कंपनी की, आप उस कंपनी का ले लीजिए। सीधी बात, अगर आपको उस पर भरोसा ही नहीं है, मैं नाम भी बता दूँ अगर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। उससे अच्छा है कि आप खुद बनाइए। ठीक है, तो ये नियम थे, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो जो आप अभी तक 100% फेल रहे हो, वहाँ 35 नंबर तो ला ही सकते हो, आप पास हो जाओगे। इस बात की गारंटी है अगर आपने ये चीज़ें कंप्लीट करी तो। रही बात पारे की, तो बिना पारे के अगर हम अक्सीर बनाना चाहें तो कभी अक्सीर नहीं बनती बिना पारे के। पारा उसमें ऐड करना ही पड़ता है। चाहे तो हम किसी उसको जड़ी बूटी का पारा यूज़ करके करें या फिर डायरेक्ट पारा यूज़ करें। तो उससे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको जड़ी बूटियों की समझ है तो जड़ी बूटियों से कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट पारा ले आइए उससे कर लीजिए। पर बिना पारे के कभी भी अक्सीर नहीं बनती है। हर अक्सीर में पारा आपका ऐड होता ही है, चाहे वो किसी भी विधि द्वारा किया गया हो। तो दोस्तों, आपसे यही निवेदन है कि आप काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे मैं कोई चीज़ आपको गलत नहीं बताऊंगा, ना ही झूठ बोल के बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। मेहनत भी करते हैं लेकिन वो क्या है कि इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, जो चीज़ें मैंने फॉलो करी है, इसलिए उनको सफलता नहीं मिलती है। सफलता हमको तभी मिल पाएगी जब हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। पहले तो हम ये समझें कि हम करना क्या चाह रहे हैं। जब जिस दिन हमको ये पता चल जाएगा कि हम यही चीज़ करना चाह रहे हैं, तब हमको 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि एक छोटी बात है कि खाना बनाने के लिए जो रोटी हम बनाते हैं उसके लिए भी हमको 3-4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी पानी अगर आटे में गूँथ के अगर ज़्यादा डाल दिया जाए तो गीला हो जाता है, फिर उसकी चपाती नहीं बनती है। यही नियम यहाँ पे लागू होता है कि आप पहले पदार्थ की प्रकृति समझिए, उसकी स्थिरता समझिए, उसके गलनांक क्वथनांक समझिए, पदार्थ की शुद्धता कितनी है ये समझिए, कारक की पहचान करिए कि कौन सा जो कारक है
वह किस पदार्थ के साथ काम करेगा। पता चल रहा है कि वो गंधक के साथ काम करने वाला है, आप उसको हड़ताल के साथ जोड़ रहे हो तो वो कभी काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको कारक की पहचान करना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कारक है वह नीला थोथा कलमी सोरा यही हो, मेटल भी हो सकता है। जैसे अधिकतर जो मेटल बनाते हैं उसमें कारक जो होता है वो लेड होता है। उसके बाद लोहे का संगार होता है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। वो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, नॉलेज प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम लोगों को शोधन भी करना पड़ता है। अब हम लोगों को शोधन ही पता नहीं कि शोधन कैसे होता है, माल बना के बैठे हुए हैं लैब टेस्ट के भरोसे। तो उससे अच्छा ही आप शोधन करिए। पता चलना चाहिए आपको कि शोधन में क्या होता है, किस तरह से काम करता है। उसके बाद आप चरक दिए, आपका काम हो ही गया है। अधिकतर लोग गंधक को शुद्ध करने के पीछे पड़े हुए हैं। गंधक शुद्ध भी हो जाती है, कायम नहीं हो पाती। भाई उसको कायम करने का एक ही तरीका है, जब हम बुझावा देते हैं तो बुझावे का मतलब यही होता है कि हम उसको ठंडी चीज़ की ओर ले जाएं। अब हमने एक बार ठंडी चीज़ में बुझावा दे दिया, फिर हमने गंधक को पिघलाया। अब हमको पता ही नहीं है कि दूध हमारा यहाँ गर्म हो गया है, हमने पहला बुझावा दिया था। तो भाई उसको ठंडा कर लो ना, बर्फ़ वगैरह रख के नीचे उसको। हमको यही तो करना है, हमको उसका टेम्परेचर नीचे ले जाना है। जब ऐसे बुझावे देंगे तो अपना काम 100% होगा। बहुत सारे लोग पारे के पीछे पड़े हुए हैं कि पारा स्थायी कैसे करें, पारा स्थायी कैसे करें। पारे की प्रकृति है कि हर 6 घंटे में वो 360 डिग्री टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। चाहे आप उसको किसी भी चीज़ के द्वारा कीजिए, 360 करके उसको आप बढ़ा सकते हैं। 6 घंटे की जो टेम्परेचर आपको देना है उसमें आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाइए। चाहे आप उसको नमक के पानी में भी डाल के छोड़ देंगे तो वो 36 घंटे में 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसका नियम यही है कि आपको हर 6 घंटे में आग थोड़ी सी तेज़ करना होगी। अब जब आप उसको आग तेज़ करोगे तो वो जितना टेम्परेचर सहने का होगा उतना हिलेगा। और पता चला आपने उसको 24 घंटे पका लिया एक ही आँच पे रख के, तो वो जो आँच आप दोगे उसको उसी आँच पे रहेगा। पारा हर प्रकृति में ढल सकता है, वो पानी जैसा है, शुद्ध सीधी बात कहने की है। पारे को आप जैसा बनाना चाहोगे वैसा बन जाएगा। ठोस बनाने के लिए उसको जो भी मेटल रहता है हमको उस मेटल की बॉडी देना पड़ती है, या तो आंशिक रूप से देना पड़ती है या उसको पूर्ण रूप से देना पड़ती है। जैसे हम अभ्रक का जारण करते हैं तो अभ्रक में लौह तत्व होते हैं, उसकी वजह से वह अग्नि स्थायी होने लग जाता है। हम उसको चांदी डाल के चरक देंगे अगर स्थायी करके, तो वह चांदी का निर्माण कर लेगा। जब पारा अग्नि स्थायी हो जाता है उसके बाद उसको किसी भी प्रकृति में डाला जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप पारे को उच्च क्वालिटी में लेके जाएं। लो क्वालिटी पारे से लोहा भी बनाया जा सकता है, बस आपको उसकी प्रकृति चेंज करना पड़ेगी। पारा से हर मेटल का आप निर्माण कर सकते हैं। चाहे तो उच्च स्तर की मेटल बना लीजिए, चाहे तो निम्न से निम्न स्तर की बना लीजिए, बन जाएगी उससे। तो दोस्तों वो सब आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। इस चीज़ पे आप अमल करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी सफल होंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल वीडियो डालने की, लेकिन नहीं डाल पाया। उसका कारण यही था कि मैं कुछ काम कर रहा था और मेरा जो काम है उसमें कपड़ मिट्टी सूखने में ही 24 घंटे लग गए, क्योंकि उसकी 5 से 7 बार कपड़ मिट्टी करना पड़ी। और कपड़ मिट्टी का नियम यही है कि अगर आपको 7 बार करना है तो जब तक पहले वाली नहीं सूखे दूसरे वाली नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसी 7 बार करी है तो मेरे को 24 घंटे का टाइम लग गया। इसी वजह से मैं उसका वीडियो कल डाल नहीं पाया था, इसलिए आज डाल रहा हूँ।
क्योंकि कामयाबी के यही नियम है कीमिया में, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप पाएंगे नहीं। और भाई कमेंट करने वाले थोड़ा सा ध्यान दें, अगर नए व्यक्ति आ रहे हैं जुड़ रहे हैं तो, कि हर व्यक्ति मूर्ख बनाने वाला नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को मूर्ख ही बनाना होता तो आपको चरक दे के बता देता मैं डायरेक्ट कि ये बन गया भाई। ठीक है, पर मैं आपको बता रहा हूँ। खुशी की यह बात है कि 2 से 3 भाइयों ने माल बनाया है। 10 ग्राम पारे से 8 से 9 ग्राम तक माल उन्होंने हासिल किया है और बाकायदा 24 कैरेट का हासिल किया हुआ है। उनकी सफलता का यही कारण है कि उन्होंने प्रकृति को समझा, पदार्थ की कि कैसी क्वालिटी देना है। क्योंकि उन्होंने 2-3 बार प्रैक्टिकल किए दूसरे यूट्यूब के देख के, तो उसमें कुछ चाबियां थी जो वो समझ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने खुद नहीं कमेंट करके बताया कि आपने जो तरीका बताया था उससे हमको 8 ग्राम माल प्राप्त हुआ। खुशी की बात है भाई मेरे लिए बहुत, कि आप किसी की विधि से भी सफल हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यही चाहता हूँ कि आप सफल हों बस। ठीक है दोस्तों, विदा लेता हूँ। प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे ही वो ख़त्म होता है फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा कि उससे क्या मिलेगा। धन्यवाद।